तो ये हमारे पास आज जो है मैप चार्ट है और टास्क अपने पास जो है वो मैप का है। इसमें मैप दिया हुआ है इसने। और ये एक आइलैंड अपने को दे रखा है। आइलैंड का मतलब है कोई ऐसा लैंड एरिया जो हर तरफ से पानी से सराउंडेड है। तो आइलैंड है जिसके हर तरफ सी बना हुआ है। अब एक बार तो हमें मैप दिया हुआ है आइलैंड का, जब यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी टूरिस्ट के लिए जीरो फैसिलिटी थी। मतलब बिल्कुल रॉ था। रॉ का मतलब होता है बिल्कुल अनफिनिश्ड, कोई यहाँ पर मतलब फिनिशिंग नहीं थी। और आप देख भी रहे होंगे ऊपर वाला जो मैप है इसमें केवल कुछ हमें ट्रीज ही दिखाई पड़ रहे हैं, बाकी और कुछ भी दिखाई जो है यहाँ पे नहीं दे रहा। लेकिन दूसरा जो मैप चार्ट आपको दिया है दोस्तों, दूसरे मैप चार्ट में इसने बहुत ही क्लियरली कुछ चीजें हाईलाइट करी हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास एकोमोडेशंस की फैसिलिटी आ गई है, स्विमिंग के लिए जो है बीच का प्रोविजन आ गया है। यहाँ रिसेप्शन एरिया भी है, पायर्स भी बने हैं बोटिंग को एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे जो है रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी है। मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर इसको बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश कर दिया। और ये जो बीच में पाथवे बने हैं, ये नीचे लिखा है फुटपाथ और व्हीकल ट्रैक। ये इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे फुटपाथ भी बन गया है, पैदल चलने के लिए भी आ गया। व्हीकल ट्रैक का मतलब है इस आइलैंड के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो व्हीकल्स की फैसिलिटी भी यहाँ पर अब अवेलेबल कराई जा रही है। तो यानी कि इस मैप को आप जब देख रहे हैं तो एक बहुत क्लियर चीज निकल के आ रही है, जो हम ओवरऑल में भी लिखेंगे वो ये निकल कर आ रही है कि इस आइलैंड को एक प्योर टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो मैं आपकी थोड़ा सा हेल्प करते हुए नोटपैड पर इसका एक तो इंट्रोडक्शन आपके साथ बनाता हूँ, एक इसका जो है वो ओवरऑल आपके साथ बनाऊंगा दोस्तों, जिससे हम थोड़ा सा अच्छे से समझ पाए। आप भी मेरी हेल्प कर सकते हो। जैसे इंट्रोडक्शन तो जो ऊपर लिखा हुआ है इसी से बना लेंगे हम, जैसे कि द टू मैप्स इलस्ट्रेट इलस Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप शिवानी जी? So I'm fine. गुड मैम, आज हम बुक नंबर 9 का फर्स्ट टेस्ट का राइटिंग टास्क अभी करने लगे हैं। दोनों राइटिंग टास्क करेंगे। अभी ये मैप चार्ट कर रहे हैं, बस अभी बताना शुरू ही किया है। जैसे ये मैप आपको एक आइलैंड का दे रखा है, एक इसमें बिफोर है, एक इसमें आफ्टर है। बिफोर का मतलब है इस आइलैंड को टूरिस्ट के हिसाब से बिल्कुल हमने तैयार नहीं किया, कोई टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी नहीं थी। जो नीचे आफ्टर वाला मैप दे रखा है उसमें टूरिस्ट के लिए रुकने की सहूलियत है। वहां पे लेजर एक्टिविटीज है, रेस्टोरेंट है, घूमने फिरने के लिए फुटपाथ का, व्हीकल ट्रैक का अरेंजमेंट है, बीच के पास स्विमिंग का प्रोविजन है। मतलब इसको फुल फ्लेज्ड इन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे एस्टेब्लिश कर दिया। तो मैं अभी बस आपके ज्वाइन करने से पहले, क्या वैसे ये पूरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो किसी भी तरह की कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी इसको देख सकते हो। द टू मैप्स इलस्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एन आइलैंड एज सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वो लिखने बैठ गया था ओवरऑल की तरफ। टू मैप्स इलस्ट्रेट एन आइलैंड बिफोर एंड आफ्टर द establishment of tourist attractions। उसके बाद आपका है from the overall scanning of the maps, it is clear that after the development of tourist attractions, the island has been purely transformed as a proper tourist attraction।
ये बोल रहा है ओवरऑल स्कैनिंग से ये पता चल रहा है कि यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस की डेवलपमेंट हो गई और अब इस आइलैंड को बिल्कुल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड होता है दोस्तों, बदल दिया गया है। हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड प्योरली का मतलब होता है साफ तौर पे एक प्रॉपर टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे इसको बदला है। उसके बाद आप यहाँ पर बिफोर आफ्टर करके भी लिख सकते हैं, और आप इसमें बॉडी पैराग्राफ में बता सकते हैं कि पहले यहाँ पर कोई जो है वो रिसेप्शन नहीं था, पहले यहाँ रुकने के लिए एकोमोडेशंस नहीं थे पर अब बन गए हैं। तो पहले नहीं था, नहीं था कि ग्रामर क्या बनेगी, डिड नॉट हैव, और अब बन गया है हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, इट हैज कंस्ट्रक्टेड या इट हैज रिसीव्ड। तो ये ग्रामर का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी ये लिखना हो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं था। इट डिड नॉट हैव, इट का मतलब है आइलैंड। और आप देख रहे हैं जो ऊपर वाला है बिफोर वाला मैप है उसमें तो सच में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर एक वोकैब यूज कर सकते हो रॉ। रॉ का मतलब है अनफिनिश्ड, बिल्कुल कच्चा, बिल्कुल बेसिक स्टेज में था। लेकिन बाद की स्टेज में जब यहाँ पर बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हुई, तो इसने फुटपाथ भी आ गया, इसमें व्हीकल्स के लिए भी रास्ता आ गया, बोटिंग के लिए भी आ गया, लोगों के ठहरने के लिए एकोमोडेशंस बन गए, ग्रीनरी भी ज्यादा हो गई, रेस्टोरेंट भी आ गई या खाने पीने के लिए। तो काफी सारी फैसिलिटीज जो है, और बीच के पास स्विमिंग जो आ गई है की जगह आ जाएगा इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड या इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो ये आपकी ग्रामर आ जाएगी जो बाद वाला मैप है, और पहले वाला जो मैप है उसके लिए ग्रामर आ जाएगी यहाँ पर ऐसा था या ऐसा नहीं था। ये पेज नंबर 30 पर है। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जो भी कैम्ब्रिज की बुक्स होती है दोस्तों, उसके लास्ट में आपको राइटिंग के सोल्ड टास्क भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं ये टास्क कितने बैंड का दे रखा है इन्होंने, ये इन्होंने 7 बैंड का दे रखा है दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है। तो ये जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। जो इसने एक सैंपल दे रखा है 7 बैंड किसी बच्चे के आए हैं इस टास्क में, तो ये देखो इसने किस तरह से लिखा है। इसने पहले अपना जो इंट्रोडक्शन दिया, इसने लास्ट में ओवरऑल लिखा है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बैंड स्कोर पे, ओवरऑल आप सबसे लास्ट में लिखो या इंट्रोडक्शन के जस्ट बाद लिखो, एक ही चीज है। फिर इसने जो पहले वाला मैप है उसको 2 लाइनों में बता दिया कि यहाँ पर क्या था, और बाद में जो जो फैसिलिटी हुई फिर इसने यहाँ पे बताया। तो मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों, ये आपका पेज नंबर 162 पे है, इसको एक बार जरूर पढ़िएगा और एक बार मैप दोनों को समझिएगा, पहले मैप में क्या नहीं था दूसरे में क्या है। फिर अपना खुद का आंसर जो है आपने रेडी करना है। जब आप अपना खुद का आंसर रेडी करेंगे तो आप काफी सारी चीजें सीखेंगे, पर इसे आप एक बार जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपका जो है वो 7 बैंड का सैंपल है। तो बच्चे ने वाकई काफी अच्छा लिखा है, काफी क्लियर लिखा है। और यहाँ पर ये वाला जो दोस्तों ये जो सेंड लाइनें हैं, इसमें एग्जामिनर की फीडबैक होती है कि मैंने इसको क्यों 7 बैंड दिए, क्या इसमें बच्चे में अच्छी चीजें थी, क्या क्या इसने किया, ये भी आप जरूर पढ़ना। इससे भी आपको पता चलेगा कि टीचर जो है आपके टास्क में क्या चीज चेक कर रहा है, किस चीज को वो अच्छा और किस चीज को वो अच्छा नहीं समझ के चल रहा है। तो ये आपको जरूर देख लेना चाहिए जो आपका मैप चार्ट है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारा जो ऐसे है। ऐसे आप अगर देखेंगे तो मैप के बाद आपको ऐसे भी दे रखा है, ये रहा ऐसे। अब ऐसे की स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़वा लेता हूँ किसी स्टूडेंट से। शिवानी एक बार इसकी स्टेटमेंट को पढ़िए जरा, राइटिंग टास्क 2 की क्या है आज की। जी हाँ। Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the जी advantages of this outweigh the disadvantages? बिल्कुल, ये बोलता है राइटिंग टास्क 2 में आपको कि कुछ एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि भाई बच्चों को जो फॉरेन लैंग्वेज सिखानी चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी मदर टंग है, जो उनके मम्मी पापा से उनको लैंग्वेज मिली है, उसके अलावा उनको कोई फॉरेन लैंग्वेज है वो प्राइमरी में सिखा देनी चाहिए। प्राइमरी का मतलब है 5वीं क्लास तक, सेकेंडरी का मतलब है 10वीं क्लास तक। तो बोलते हैं 5वीं क्लास तक सिखा देनी चाहिए, बजाय कि, रेदर देन का मतलब होता है बजाय, बजाय हम, बजाय का मतलब होता है कंपैरिजन करो, इसकी बजाय ये चीज ज्यादा अच्छी है। तो कहते हैं प्राइमरी स्कूल में ही आप उनको फॉरेन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दो, एक फॉरेन लैंग्वेज सिखा दो। जैसे कि हम इंडिया में है तो हम हिंदी हमारे घरों में बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, तो हमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी है, फ्रेंच सिखानी है,
स्पेनिश सिखानी है, जापानीज सिखानी है, तो वो 5वीं क्लास तक ही हमें सिखा दी जाए, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि सेकेंडरी तक जाते जाते 10th क्लास तक पहुंचते पहुंचते। तो कहते हैं क्या इसके फायदे जो है वो ज्यादा है? अब दोस्तों दो ही बातें हैं, या तो फायदे ज्यादा होंगे 5वीं तक एक नई लैंग्वेज को सिखाने के, फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के, या नुकसान ज्यादा होंगे। अब अगर फायदे ज्यादा होंगे तो नुकसान हम कम बता सकते हैं, क्योंकि आउटवे का मतलब है लार्जर देन, कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है। तो मैं आप सबके साथ एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। आप यहाँ पर शिवानी है, सुखदीप है, पूजा जी हैं और समर भाई भी आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है अभी 5वीं क्लास तक ही सर बच्चे को सिखा दो, या ज्यादा बर्डन मत करो उस पे, या यूं लगता है आपको सर 5वीं क्लास तक बच्चा खेल खेल में कुछ तो सीख ही जाएगा, तो कुछ बेस तो उसका कम एज में ही बनेगा नई लैंग्वेज का, तो अच्छी बात है, वो अंडरस्टैंड करेगा। 10वीं क्लास तक जाते जाते वो डिस्ट्रैक्शंस होंगी, दोस्त उसके बनेंगे, उसका और भी एक्स्ट्रा चीजों में ध्यान जाएगा, तो शायद एक नई लैंग्वेज को पकड़ना उसके लिए थोड़ा सा लेट हो चुका होगा तब तक। क्या लगता है आपको, आप में से ऐसे कौन कौन है जिनको लगता है सर 5th क्लास तक ही उसको एक फॉरेन लैंग्वेज का बीज जो है उसके माइंड में हमें जो है वो उसको बो देना चाहिए, उसको जो है हमें डाल देना चाहिए? किस किस को लगता है आप में से ऐसा? सर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि फॉरेन जो लैंग्वेज है वो बच्चे को प्राइमरी स्कूल में अगर सिखाई जाए तो बेटर है देन सेकेंडरी स्कूल, बिकॉज इस पीरियड ऑफ टाइम में बच्चा इजली से लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। जी 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 जी। बिल्कुल सही। यानी उसकी जो है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं शिवानी जी कि उसकी जो एक्विजिशन एबिलिटी है, जो उसकी चीजों को ग्रैब करने की एबिलिटी है, वो मैक्सिमम है, और बहुत अच्छा होगा वो बहुत कम एज से ही एक नई लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो ये एक अच्छा खासा पैराग्राफ का कंटेंट आपने हमें दिए। और कोई आप में से ऐसा कैंडिडेट है जिसको लगता है सर 5वीं क्लास तक ही अगर एक नई लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज उसको हम सिखा देंगे तो ये इसलिए भी बढ़िया होगा? तो आप जरूर अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन इसके बेनिफिट्स वाकई ज्यादा है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात, पूजा जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं लगता है? यस सर। जी प्लीज बताइए। मैं सर अगर वो अपनी ये प्राइमरी जो फॉरेन लैंग्वेज है वो प्राइमरी स्कूल में ही सीखते हैं तो उसके पास इतना प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज हम्म, अगर वो 10th क्लास में सीखेगा तो उसके पास और भी ज्यादा, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा होंगे, टेक्निकल वो टेक्निकल सब्जेक्ट होंगे, हाँ हाँ तो और, इस वजह से उसका प्रेशर कम होगा अगर वो पहले ही सीख लेगा इस हाँ लैंग्वेज को। और ये एक बात आपने बहुत अच्छी बोली है, 10th क्लास बोर्ड की क्लास होती है, तो बोर्ड का भी उसके ऊपर प्रेशर होगा। फिर 10th की क्लास के बाद उसने करियर क्या लेना है, उसने आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, वो चीजें भी होंगी। तो मतलब वो काफी चीजों में जो है उलझा होगा 10th तक जाते जाते। बेहतर है उसको अभी जो है, जब वो एक कच्ची मिट्टी है उसको किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसकी कास्टिंग कर सकते हैं। तो अभी उसको जो थोड़ा 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 जो है वो लेवल उसका लैंग्वेज में बनाया जा सकता है, बिल्कुल। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि भाई अगर हम 5वीं क्लास से ही उसको एक नई लैंग्वेज सिखा देंगे तो ये एक उसका डिसएडवांटेज निकल के आ रहा है, ये एक उसका ड्रॉबैक निकल के आ रहा है? आप में से किसी को भी लगता है कि सर ये एक नुकसान हो सकता है इस चीज का, तो आप जरूर शेयर करिएगा अपनी बात। क्या लगता है क्या नुकसान हो सकता है? बस यही सर कि उस पे सर छोटी सी लोग एक उम्र। पर्टिकुलर पर्टिकुलर हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर एक लैंग्वेज की तरफ जा सकते हाँ हाँ हाँ, पर्टिकुलर लैंग्वेज की तरफ जा सकता है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। हैं, जैसे समर कि सर अभी ग्लोबली इंग्लिश की तरफ लैंग्वेज को भी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट इन्होंने निकाला है सुखदीप जी ने। ये कह रहे हैं कि अगर उसको एक फॉरेन लैंग्वेज हमने बचपन से ही सिखा दी तो ऐसा भी हो सकता है उसका उस लैंग्वेज की तरफ ही ज्यादा ध्यान चला जाए, वो उस कल्चर की तरफ ही ज्यादा खींचा चला जाए, और एक उसके अंदर बायसिंग आ जाए। एक नया वर्ड आपको दे रहा हूँ दोस्तों, नया वर्ड आपको दे रहा हूँ, कल्चरल बायसिंग। कल्चरल बायसिंग, कल्चरल बायसिंग का मतलब होता है एक कल्चर की तरफ ज्यादा झुक जाना। हो सकता है हम उसको स्पेनिश लैंग्वेज सिखाना शुरू करें या फ्रेंच सिखाना शुरू करें तो वो अपने कल्चर को छोड़ के उस कल्चर की तरफ बायसिंग कर जाए, क्योंकि अभी उसकी कोई कॉन्शियस थिंकिंग तो डेवलप हुई नहीं है। उसको अभी ये नहीं पता कि पहले मेरा अपना कल्चर है या पहले मेरी अपनी मदर लैंग्वेज है।
ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा समर जी जो एक पॉइंट लेकर आए थे वो ये था कि बच्चे को अभी उसके खेलने कूदने के दिन है, अभी उसको जो है वो मस्ती करनी चाहिए, ऐसे में बहुत ज्यादा उस पर बर्डन हो जाएगा, क्योंकि एक नई लैंग्वेज उसके लिए सच में बिल्कुल ही नई है। उसका ABCD भी बिल्कुल अलग है, वर्ड फॉर्मेशन भी अलग है, ग्रामर के रूल भी अलग है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी अलग है, फिर वो लैंग्वेज उसके परिवार में भी कोई नहीं बोल रहा होगा, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा उसको एनवायरनमेंट देना, केवल स्कूल में ही उसको एनवायरनमेंट दे पाएंगे। तो ऐसे में ऐसा ना हो उसका प्ले का टाइम हर्ट हो जाए, या वो उसके ऊपर माइंड के ऊपर ज्यादा बर्डन जो आ जाए, ज्यादा वो प्रेशराइज्ड फील करे। एक ये भी डिसएडवांटेज इसका जो है वो निकल कर आ रहा है। तो मैं एक बार आपको जल्दी से कुछ इसके पॉइंट्स बनवा देता हूं ताकि आपका काम जो है थोड़ा सा इजी हो जाए दोस्तों। एडवांटेजेस, क्योंकि ये क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है, ताकि आपको बाय चांस जब आप ऐसे लिखेंगे दिन में इसका, तो आप इसका जो है यूट्यूब से जब लाइव टेलीकास्ट देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा सुबह हमने कौन कौन से पॉइंट जो है वो पॉजिटिव में लेकर हम चले थे। चलिए, तो एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला एडवांटेज जो हमने सबने आपस में मिलकर डिसाइड किया था वो ये था कि उसकी जो जो है मैक्सिमम जो है लर्निंग एबिलिटी है, लर्निंग एबिलिटी है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि वो उसको बेटर जो है वो ग्रैब कर पाएगा एक न्यू लैंग्वेज को। ये एक पॉइंट निकल कर आया था। दूसरा एक पॉइंट निकल कर आया था कि उसके पास जो है वो एट सेकेंडरी जो है उसके पास सेकेंडरी की स्टेज में उसके पास करियर का भी प्रेशर होगा। सब्जेक्ट्स विल बी मोर, सब्जेक्ट्स विल बी मोर, करियर की बजाय मेरे को लिखना चाहिए करियर प्रेशर विल बी देयर, सब्जेक्ट्स उसके पास ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में इट इज बेटर टू गिव हिम ए न्यू लैंग्वेज एट प्राइमरी। अच्छा होगा उसको प्राइमरी में एक नई लैंग्वेज की तरफ जो है वो मोड़ दिया जाए। अच्छा, डिसएडवांटेज में दोस्तों क्या था, डिसएडवांटेज में क्या चीज निकल कर आ रही थी। वैसे तो हमने डिसएडवांटेज के भी 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए, क्योंकि हम सभी बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, तो सबके माइंड में कुछ ना कुछ चलता है। पर आप ऐसा मत करना 2 एडवांटेज लिख दो 2 डिसएडवांटेज, तो यही नहीं पता चला आपको ज्यादा कौन लग रहा है। मैं तो वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, 2 पॉइंट हमारे निकल कर आए हैं। पर आप या तो क्या करना, 2 डिसएडवांटेज लिखो तो 1 एडवांटेज लिख देना, और अगर 2 एडवांटेज लिखो तो 1 डिसएडवांटेज लिख लेना। इस चीज का खास ख्याल रखना दोस्तों। मैं लेकिन जो हमने आपस में डिस्कस किया वो 2 पॉइंट जरूर यहाँ शेयर कर रहा हूँ। पहला तो एक डिसएडवांटेज हमने ये डिस्कस किया कि उसके अंदर जो है ए पॉसिबिलिटी ऑफ कल्चरल बायसिंग exists, a possibility of cultural biasing may exist, may के बाद exist। क्यों इसमें आप ऐसा कह सकते हो, एक आपको बड़ी बढ़िया चीज बताता हूं। आजकल जो पंजाबी परिवार कनाडा में अमेरिका में रहते हैं उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि वहां वहां पर उनके जो बच्चे हैं उनको पंजाबी लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता, इंग्लिश के बारे में सब कुछ पता है। वो अपने पंजाबी जो टिपिकल चीजें हैं, जो पंजाबी की बेसिक चीजें, उनका उनको नहीं पता, उनको इंग्लिश का सब कुछ पता है, क्योंकि उनको बचपन से इंग्लिश मिली है, इंग्लिश का एटमॉस्फेयर मिला है, इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट के तौर पे उन्होंने पढ़ी है। पंजाबी हो सकता है पढ़ी हो सकता है ना भी पढ़ी हो। तो वो धीरे धीरे जब जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं तो इंग्लिश की तरफ ज्यादा उनका झुकाव है, उनको उसमें ज्यादा फायदा नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अपना खुद का जो कल्चर है वो उतना अटेंशन उस केस में नहीं ले पाता जितना वो डिजर्व करता है। तो ये एक बहुत सॉलिड पॉइंट डिसएडवांटेज में निकल कर आया है, क्योंकि 5वीं क्लास तक जो बच्चा है उसकी जो कॉन्शियस थिंकिंग है और उसकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो अभी जो है लॉजिकल थिंकिंग जो है वो अभी डेवलप नहीं हुई है। तो उसको ये नहीं पता कि व्हाट इज फेयर और व्हाट इज अनफेयर, व्हाट इज फेयर और व्हाट इज अनफेयर। तो हो सकता है वो अपनी लैंग्वेज को उतना रिस्पेक्ट ना भी दे पाए, क्योंकि हमने खुद ही उसको एक नई लैंग्वेज पकड़ा दी है उसके हाथ में।
उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या है दोस्तों, जो आपने बताया था कि वो ही विल बी प्रेशराइज्ड इफ एट एन अर्ली एज। अगर उसको बहुत ही अर्ली एज में आपने जो है वो लैंग्वेज दे दी है, तो ही विल बी प्रेशराइज्ड इफ एट एन अर्ली एज ही इज टोल्ड टू स्टडी ए न्यू लैंग्वेज। अब ये भी है कि वो प्रेशराइज फील करेगा। अब इसको आप समझा कैसे सकते हो, आप समझा सकते हो कि भैया उसके अभी जो है खेलने के दिन है, अभी वो रिलैक्स करे तो ज्यादा अच्छा है, उसके बाद उसने पढ़ना ही है, पढ़ता रहेगा, आगे कभी भी लैंग्वेज सीख लेगा, कोई लेट थोड़ी हुई जा रही है। तो ऐसे में जरूरी है उसके पहले 5 साल 7 साल का जो टाइम है उसको बड़े अच्छे से, बड़ा रिलैक्स तरीके से अपने मम्मी पापा के साथ, अपने अपने हम उम्र दोस्तों के साथ स्कूल में बड़ा लाइट वेट मूड में पढ़ाई करे। उसके बाद 10वीं का प्रेशर भी है, +2 का भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी है, तो स्टडी के लिए तो उसने आगे चलना ही है। तो ऐसे में ये बड़ा गलत होगा, बच्चे को बहुत कम एज में ही उसके कंधों को हम जो है बड़ा वजन से उसको जो है भर देंगे, तो ये बिल्कुल भी ठीक अप्रोच नहीं है। तो अब बात करते हैं इस एस्से को आपने लिखना कैसे। एस्से में आपका एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनेगा दोस्तों। जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप बनाएंगे उसमें आपके पास ये जो लाइन है दोस्तों, जिसको मैंने येलो किया है, इसको आपने पैराफ्रेज कर देना है। पैराफ्रेज का मतलब है जो जो वर्ड्स हैं उनके या तो सिनोनिम लगा देना, या इस लाइन को थोड़ा नए तरीके से लिख देना, मीनिंग इसका यही हो। और जिस लाइन को मैं रेड करने लगा हूं दोस्तों, इस लाइन के अगेंस्ट आपने लिखना है थीसिस स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पे आपसे रेड लाइन में क्वेश्चन पूछा है क्या फायदे ज्यादा है या नुकसान, तो आप क्लियरली बताना भाई कि मेरे हिसाब से इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, मेरिट्स ज्यादा हैं डीमेरिट से या ड्रॉबैक से। और ये आपका इंट्रोडक्शन में 2 सेंटेंस बनेगा। फिर उसके बाद आप 3 पैराग्राफ लेके चलेंगे। एक पैराग्राफ आप लेके चलेंगे, जैसे आपने 2 बेनिफिट्स दिए हैं तो पहले में एक बेनिफिट ले लेना, दूसरे में एक बेनिफिट ले लेना, थर्ड में फिर एक इसका ले लेना डीमेरिट या ड्रॉबैक ले लेना कि भाई अगर बच्चे को प्राइमरी में ही नई लैंग्वेज सिखाएंगे तो ये नुकसान भी है उसका। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, राइटिंग में ज्यादा से ज्यादा बैंड स्कोर लेने के लिए एग्जाम्पल्स का जरूर इस्तेमाल करें, अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करें। मतलब ये ना सोचे मैंने 250 वर्ड ही लिखने, वर्ड की तरफ फोकस ही ना करें, फोकस इस चीज पे करें कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो मैंने बहुत क्लियरली बताना है, बड़े अच्छे से अपने पॉइंट को मैंने क्लियर करना है। तो एक पैराग्राफ में एक पॉइंट ले लेंगे 3 से 4 सेंटेंसेस में, दूसरे पैराग्राफ में दूसरा पॉइंट ले लेंगे 3 से 4 सेंटेंसेस में, तीसरे पैराग्राफ में हमने अगर ड्रॉबैक लेना है, डीमेरिट लेनी है, उसको ले लेंगे 3 से 4 लाइन में। और लास्ट में दोस्तों हम कर लेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम साफ साफ लिख लेंगे कि इस ऐसे में हमने बताया कि भाई बच्चे को प्राइमरी में लैंग्वेज सिखाने के फायदे ज्यादा हैं, और वो फायदे क्या क्या हैं ब्रीफ में दे देंगे, जबकि नुकसान केवल एक ही है, और वो नुकसान क्या है वो हम वहां पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से इस ऐसे को आप लिखेंगे। एक बार फटाफट से मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये पेज नंबर 31 पे था। इसी बुक के लास्ट में आप देखेंगे तो इसके सोल्ड आपको सैंपल भी मिलेंगे। मैं एक बार देख लूं, ये आपको सोल्ड सैंपल जो दिया है इन्होंने वो किस लेवल का है। ये इन्होंने कोई इसके बैंड स्कोर तो नहीं दे रखे, लेकिन एक इन्होंने दिया, और खुशकिस्मती से इन्होंने भी 3 ही पैराग्राफ बनाए हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये इसने बॉडी पैरा 1 बनाया है, ये बॉडी पैरा 2 बनाया है, ये बॉडी पैरा 3 बनाया है, ये कंक्लूजन बनाया है, ये इंट्रो बनाया है। अगर आप इसके वर्ड लिमिट देखेंगे तो अच्छे खासे वर्ड लिमिट बनेंगे। और ये इसने वैसे तो बैंड स्कोर नहीं दिया, पर ये एक एग्जामिनर ने ही लिखा है, तो एग्जामिनर ने लिखा है और वो वेल क्वालिफाइड एग्जामिनर रहा होगा, तो उसने अपने लेवल पर बहुत बेस्ट ही किया होगा। इसमें आप अच्छे खासे वर्ड मीनिंग्स भी देखेंगे, वोकैब भी देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बड़ी सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। तो इसको जरूर एक बार आप पढ़िएगा। ये इसने पहले इंट्रोडक्शन दिया आपको 3 to 4 लाइंस में, उसके बाद फिर बॉडी पैराग्राफ्स दोस्तों इसने दिए, और लास्ट में इसने अपनी बात को जो है वो सम अप भी किया है। तो ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग आपको मैं भी देकर चल रहा हूँ कि आप जब भी कोई ऐसे लिखे कोशिश करें 3 बॉडी पैराग्राफ की सेंस में चले जाए, थोड़ा सा ज्यादा भी लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसीलिए अपने को 1 आवर का टाइम मिलता है राइटिंग में, कि बच्चा आराम से अच्छे से अपनी बात को कन्वे करे। कोई किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं है कि आपने फटाफट बस अपनी बात को रख देना। तो ये दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है, और इसको एक बार जरूर आप
देखिएगा कि ये फायदे ज्यादा बता रहा है या उसके नुकसान ज्यादा बता रहा है। ये पेज नंबर 163 पे आपको सैंपल मिलेगा। तो आपके पास बुक नंबर 9 का जो टेस्ट नंबर 1 है दोस्तों, उसके राइटिंग के दोनों टास्क आ गए हैं। दोनों टास्क आप रेडी करेंगे, रेडी करके आप मुझे भेज देंगे, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके सामने ही उनको इवेल्युएट भी कर दूंगा, और आपको कुछ फीडबैक मेरे को देनी होगी तो फीडबैक भी मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो मेरी अब आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को रिज्वाइन एक बार कर लें। अब स्पीकिंग सेशन हम शुरू करते हैं, और अच्छी खासी जो है स्पीकिंग की प्रैक्टिस हम लोग मिलके कर लेंगे। तो आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए दोस्तों।